Good morning to all my dear students. Today we are going to start our new chapter, that is the third level. Third level is a chapter from the book Vistas, जो second book है आपके Vistas की, उसका ये chapter है third level. So today we are going to start that. The third level that has been written by Jack Finney. जो Jack Finney है वो इसके writer है. Jack Finney जो है he was a very famous writer. In fact I must say that he was an American writer. अमेरिकन राइटर हैं और जिनका जो ओरिजिनल नेम था वो वॉल्टर ब्रेडन फिनी था. एंड उन्होंने काफ़ी सारे नॉवेल्स लिखे हैं. मोस्टली हिज नॉवेल्स आर रिलेटेड टू द टाइम ट्रेवल लाइक यू हैव सीन द कार्टून्स में आपने टाइम मशीन देखी ना. टाइम मशीन में वो क्या कहते हैं, मतलब जो पहले वाला टाइम है, मतलब 100 साल पहले, 200 साल पहले, इस तरीके से वो चले जाते हैं पुराने टाइम में. द सेम इज़ द केस इन दिस चैप्टर ऑल्सो. और जितने भी मतलब जो जैक फिनी के नॉवेल्स हैं वो साइंस फिक्शन से या फिर टाइम ट्रेवल से रिलेटेड है. सो ही हैज़ रिटन सम ऑफ द नॉवेल्स लाइक टाइम एंड अगेन उन्होंने लिखी है एक नॉवल. एंड साइंस फिक्शन थ्रिलर भी उन्होंने एक लिखा है. फिक्शन मीन्स इमेजिनेशन, जो साइंस की इमेजिनेशन. एक थ्रिलर जो नॉवल है द बॉडी स्नैचर, दैट हैज़ ऑल्सो बिन रिटन बाय जैक फिनी. एंड फर्स्ट ही शोड इंटरेस्ट इन द टाइम ट्रेवल इन हिज शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन. सबसे पहले उन्होंने जो अपना टाइम ट्रेवल का जो फैंटेसी है, जो उनका इंटरेस्ट है, उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ की जो एक कलेक्शन है उसमें शो किया. एंड वो उन्हीं शॉर्ट स्टोरी में से जो ये चैप्टर है द थर्ड लेवल, इट्स वन आउट ऑफ देम. एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हिज वर्क इन हिज साइंस फिक्शन, क्योंकि उन्होंने जो साइंस फिक्शन में इतना सारा काम किया है और थ्रिलर्स लिखी हैं, दैट इज़ द ओनली रीज़न दैट ही गॉट सो मच एडमायरेशन एंड पॉपुलैरिटी ऑल अराउंड द वर्ल्ड. यही रीज़न रहा उनकी जो साइंस फिक्शन और थ्रिलर्स थी कि उनको ऑल अराउंड वर्ल्ड में इतनी पॉपुलैरिटी मिली. ठीक है. द थर्ड लेवल. अब थर्ड लेवल क्या है? एक्चुअली दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट अ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक जगह है जिसमें कि सिर्फ दो ही यू कैन से देर आर ओनली टू लेवल्स. सिर्फ टू लेवल्स हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड. बट जो protagonist है, the protagonist means the main character of the story, he is saying that there are not only two but there are three. ये दो नहीं है, तीन है. और उसने उस थर्ड लेवल को विज़िट किया है. और जो थर्ड लेवल है वहाँ से क्या मिलता है, मतलब वहाँ से वो वाली ट्रेन्स कैच कर सकते हैं जहाँ से कि वो मतलब पुराने टाइम में जा सकते हैं. आज से अराउंड if we are in the 20th century then we can go back to 200 years back in the 18th century. 18th century में हम वहाँ से पहुँच सकते हैं. So that is said by the main character, that is Charlie. जो चार्ली है इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है चार्ली, उसका ऐसा कहना है कि दो लेवल नहीं है, तीन लेवल है. और उसने उस लेवल को विज़िट किया है और उस लेवल से जो है वो पास्ट में जाने की उनको जो ट्रेन्स है वो मिल जाती हैं. एंड व्हेन ही डिस्कस ऑल दिस थिंग्स विद हिज फ्रेंड्स, जब अपने फ्रेंड्स को और अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को ये सारी बातें बताता है, दैन नोबडी हैज़ बिलीव्ड हिम. कोई भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करता. एंड दे आर सेइंग दैट इट्स जस्ट अ वॉकिंग ड्रीम, मतलब वो चलते फिरते उसने कोई सपना देखा है. तो लेट्स सी व्हाट हैपन एट द एंड. तो देखते हैं कि उसमें लास्ट में क्या होता है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द थर्ड लेवल. हैव यू बिफोर यू रीड करने से पहले एक बार देख लेते हैं. हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव. क्या आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है कि मतलब जो आपने सबको बताया हो और किसी ने आपके ऊपर विश्वास ना किया हो. जैसे कि मोस्ट ऑफ द पीपल ये कहते हैं कि मैंने तो भूत देखा है. वो किसी ने देखा नहीं होता बट वो आके बोलते हैं. दैन नोबडी बिलीव देम. कोई भी उनके ऊपर क्या होता है, विश्वास नहीं करता. ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में हो जाते हैं कि मतलब हम किसी को बताते हैं एंड दे डोंट ट्रस्ट अस, और वो हमारे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते. सो इफ़ देयर इज़ एनी इंसिडेंट डेफिनेटली वी विल डिस्कस इन द क्लास में कभी होंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे. गॉट इट. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर स्टार्ट करते हैं. द प्रेजिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क.
New Haven and the Hartford railroads will swear on the stack of the timetable that there are only two levels. That there are only two, but I say there are three because I have been on the third level on the Grand Central Station. कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट है न्यूयॉर्क के, या जो न्यूयॉर्क सेंट्रल के जो प्रेसिडेंट्स हैं, या न्यूयॉर्क के भी जो प्रेसिडेंट है, या जो न्यू हेवन या हार्टफोर्ड रेल रोड के जो भी मतलब हाई ऑफिशियल्स हैं, स्टैक ऑफ टाइम टेबल, स्टैक में स्पाइल मतलब जो टाइम टेबल्स का ढेर लगा हुआ है, टाइम टेबल का ढेर कौन सा, जिसमें कि मतलब ये नोट डाउन होता है कि कौन सी ट्रेन किस टाइम चलती है, किस स्टेशन से कहाँ पर जाती है। कहते हैं कि वो सारे वो जो स्टैक ऑफ टाइम टेबल है ना, उसके ऊपर हाथ रख के कसम खा सकता है कि दैट देर ओनली टू लेवल्स, कि सिर्फ दो ही लेवल हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में। बट आई से देर आर थ्री, लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि तीन लेवल्स हैं, बिकॉज आई हैव बिन ऑन द थर्ड लेवल, क्योंकि वो जो थर्ड लेवल है मैं उसके ऊपर ऑलरेडी विज़िट कर चुका हूँ ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। किसके थर्ड लेवल पे? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। येस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। कहते हैं कि जब मैंने सब कह रहे हैं कि सिर्फ दो ही लेवल है, लेकिन मैं उस थर्ड लेवल के ऊपर विज़िट कर चुका हूँ, तो सिर्फ मैं ही विज़िट कर चुका हूँ, तो मैंने क्या किया, एक ऑब्वियस स्टेप लिया, क्लियरली एक स्टेप लिया। आई टॉक टू द साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड, तो मैंने अपना जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था उससे बात की कि कहीं मतलब मुझे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, दैट आई एम द ओनली वन हु हैज़ रीच्ड द थर्ड लेवल। तो वो एक ऑब्वियस सा स्टेप था कि उसने अपना जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था, साइकेट्रिस्ट मतलब मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, उससे बात की अमंग अदर्स, और दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी, एंड अमंग अदर्स मीन्स दूसरों के साथ जब बैठे हुए थे, तो मैंने अपने जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था उसके साथ बात की। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैंने उसको जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल है उसके बारे में बताया, एंड ही सैड इट वॉज़ अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। अब जब से मैंने उसको बताया तो उसने मुझे जवाब दिया कि मतलब वो तुम्हारा चलता फिरता जो एक ड्रीम तुमने देखा है, उसकी जो विश है वो पूरी हो गई है। मतलब जो तुम्हारा एक सपना था, जो एक तुम्हारी विश थी, चलते फिरते तुमने उसको पूरा होते हुए देख लिया है। मतलब इट्स जस्ट अ कोर इमेजिनेशन, वो सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ही सैड आई वॉज अनहैप्पी। उसने कहा कि क्योंकि मैं नाखुश था, दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। और जैसे ही मतलब जो मेरी वाइफ थी, जब उसने ये सुना तो थोड़ी सी पागल हो गई, मतलब शी बिकम्स क्वाइट नर्वस, तो थोड़ी सी मतलब मेरे को लेकर परेशान होगी। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। मतलब उसने मुझे एक्सप्लेन किया बाद में, अनहैप्पी मतलब मैं खुश नहीं था इस वर्ल्ड से। क्यों खुश नहीं था? क्योंकि ये जो पूरी दुनिया है वो किससे भरी हुई है? इट इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज़, वो बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ से भरी हुई है। कौन कौन सी इनसिक्योरिटीज़? हम डरते रहते हैं अंदर अंदर, फियर, कहीं फिर से लड़ाई ना हो जाए, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप। कहते हैं कि दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज़। जो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है उसको बताता है, क्योंकि पूरी दुनिया इनसिक्योरिटीज़ से भरी हुई है, और वो इनसिक्योरिटीज़ कौन कौन सी हैं? फियर, वॉर, वरी। और कहते हैं कि क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों से भागना चाहता था, आई जस्ट वॉन्ट टू हैव एन एस्केप फ्रॉम दीज इनसिक्योरिटीज़, क्योंकि मैं इनसिक्योरिटी से बाहर निकलना चाहता था, भागना चाहता था, इसीलिए मैं वहाँ उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुँच गया, क्योंकि मैं वहाँ पर जाना चाहता था। इट्स काइंड ऑफ वेकिंग ड्रीम फुलफिलमेंट, वो एक मतलब जागते हुए जो मैंने सपना देखा था इनसिक्योरिटीज़ से भागने का, वो मेरा चलते फिरते पूरा हो गया था। So that was the answer of a psychiatrist friend. Well, who doesn't? Everybody I know wants to wants to escape, but they don't want wander down into any third level at Grand Central Station. अब क्या है कि हम सब अपनी ज़िम्मेदारियों से भागना चाहते हैं। अब हम अपनी ज़िम्मेदारियों से इतना दब जाते हैं कि हमसे भागना चाहते हैं, तो वो इस चीज़ को जो राइटर है वो भी एक्सेप्ट करता है, जो नैरेटर है वो एक्सेप्ट करता है। कहते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ, मतलब हर कोई भागना चाहता है, कि कौन नहीं भागना चाहता, सब इनसिक्योरिटीज़ से बाहर निकलना चाहता है, एंड एवरीबडी वांट्स टू एस्केप, सब एस्केप मतलब भागना चाहते हैं। लेकिन उनमें से कोई भी जो है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे तो आज तक नहीं पहुंचा, फिर मैं ही क्यों पहुंचा? मीन्स वाई आई वॉज द ओनली वन हु रीच्ड एट द थर्ड लेवल। कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ज़िम्मेदारियों से भागना चाहते हैं, अपनी इनसिक्योरिटी से बाहर निकलना चाहते हैं,
बट दे हैड नेवर रीच टू द थर्ड लेवल। वो कभी भी कहाँ पर नहीं पहुँचे, थर्ड लेवल पे नहीं पहुँचे। आई वॉज द ओनली वन हु रीच द थर्ड लेवल। सिर्फ मैं ही था अकेला जो कि थर्ड लेवल पर पहुँचा था। ऐसा क्यों था? बट दैट्स द रीज़न ही सैड एंड माई फ्रेंड्स ऑल्सो एग्री। लेकिन जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था उसने कहा कि यही रीज़न है कि तुम उस लेवल पे पहुँच गए, और कोई रीज़न नहीं है। कहते हैं कि जितने मेरे फ्रेंड्स थे वहाँ पे वो सब उसकी बात से सहमत थे। एवरीबडी वॉज एग्रीड विद हिम। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट। हर एक जो चीज़ थी वो उसी की तरफ पॉइंट कर रही थी। दे क्लेम, जो भी वो क्लेम कर रहे थे, क्या क्लेम कर रहे थे? दैट द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी एंड एवरीबडी वांट्स टू एस्केप एंड ही ऑल्सो वांट्स टू एस्केप। ही वॉज अनहैप्पी, दैट्स वाई इन हिज इमेजिनेशन ही रीच टू द थर्ड लेवल। यही वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि वो जो है वो खुश नहीं था, क्योंकि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है। वो ना खुश था, इसलिए वो अपनी इमेजिनेशन में चलते फिरते, मतलब जागते हुए उसने जो अपनी एक इमेजिनेशन क्रिएट की थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था, एक इमेजिनेशन जो क्रिएट की थी, उस इमेजिनेशन में वो जो थर्ड लेवल था उसके ऊपर पहुंच गया। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। वेल maybe, but my grandfather did not need any refuse from reality. अब जो प्रोटैगनिस्ट है, जो चार्ली है, उसको ना स्टैम्प कलेक्शन का वो है, शौक है, फिलेटली जिसको बोलते हैं। तो कहते हैं कि जैसे कि उन्होंने मेरे को ये क्लेम किया कि जो मेरा स्टैम्प कलेक्शन का जो शौक है, एग्ज़ाम्पल के तौर पर, वो एक टेम्प्रेरी रिफ्यूज़ है फ्रॉम द रियलिटी। रिफ्यूज़ मतलब शेल्टर लेना कहीं पर, प्रोटेक्शन, मतलब डेंजर से, जहाँ पर खतरे से, जहाँ पर हम अपने आप को बचाने के लिए जगह ढूंढ लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्यूज़। कहते हैं कि जब वो जो स्टैम्प कलेक्शन का मेरा शौक़ है, वो भी एक तरह का टेम्प्रेरी रिफ्यूज़ है, अपने आप को मतलब रियलिटी से दूर रखने का एक तरीका है। तो नैरेटर कहता है, वेल मे बी, हो सकता है, बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज़। कहते हैं कि लेकिन जो मेरे ग्रैंडफादर थे, उनको तो किसी भी मतलब ख़तरे से या फिर उनको तो किसी भी इनसिक्योरिटी से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं थी। थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल, क्योंकि उनके टाइम में तो कोई भी इनसिक्योरिटी होती ही नहीं थी, ना कोई डर था, ना कोई वॉर था, क्योंकि उसके जो ग्रैंडफादर थे वो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी काफ़ी टाइम पहले के रहे थे। उसके जो ग्रैंडफादर थे वो भी मतलब स्टैम्प्स जो थे उनको कलेक्ट करते थे। कहता हो सकता है मुझे वो इनसिक्योरिटीज़ रही हूँ, लेकिन जो मेरे ग्रैंडफादर थे उनको वो भी स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे, और जो चीज़ें थी उनके टाइम पे काफ़ी पीसफुल थी, मतलब शांति थी हर जगह, और सारी चीज़ें ही बहुत अच्छी थी, कुछ भी बुरा नहीं था। In his day, from all I hear, and he started my collection. कहते हैं कि उनके दिनों में तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती थी, जितना कि मैंने उनसे सुना है, फ्रॉम ऑल आई हियर, जो भी मैंने उनसे सुना है। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, एंड उन्होंने जो कलेक्शन आज मैं कर रहा हूँ, मेरी जो कलेक्शन थी वो किसने स्टार्ट की थी? मेरे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट की थी। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, और जितनी भी स्टैम्प्स मेरे पास कलेक्ट होगी वो अच्छी खासी कलेक्शन है मेरे पास, मतलब इट्स अ क्वाइट अ गुड कलेक्शन। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, मतलब जितने भी यूएस इशू है, जितने भी स्टैम्प्स यूएस ने इशू किए हैं, उसके मतलब ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली, मतलब हर एक ब्लॉक्स के जितने भी यूएस ने इशू किए हैं उनके सारे स्टैम्प्स ऑलरेडी मेरे पास हैं। फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन, और जो भी फर्स्ट डे कवर्स हैं और बाकी सारी चीज़ें, एवरीथिंग इज़ विद मी। फर्स्ट डे कवर की जो डेफिनेशन है उस चैप्टर में बाद में दी हुई है। बट व्हाट द फर्स्ट डे कवर इज़, जो फर्स्ट डे कवर है वो होता क्या है? फर्स्ट डे कवर होता है जैसे जिस दिन स्टैम्प रिलीज़ होती है तो क्या करते हैं, जिनको स्टैम्प कलेक्शन का शौक़ होता है वो स्टैम्प फर्स्ट डे उसको परचेज़ कर लेता है, और एक एनवलप होता है, लिफाफा होता है, उसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं। उस एनवलप के अंदर वो एक खाली पेज डालते हैं, उसको मतलब पेस्ट करके अपने ही एड्रेस के ऊपर उसको पोस्ट कर देते हैं, और उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर में जिस दिन स्टैम्प रिलीज़ हुई है उसी दिन उसको ख़रीद कर एक एनवलप पे लगा देना और अपने आप को पोस्ट कर लेना। और जो मतलब जो भी ब्लैंक पेपर हम उसके अंदर डालते हैं उसके अंदर हम कुछ लिखते नहीं हैं, क्योंकि वो हम सिर्फ इसलिए पोस्ट करते हैं क्योंकि हमें वो जो स्टैम्प है अपने कलेक्शन में रखनी है। तो कहते हैं कि जो मेरे ग्रैंडफादर ने कलेक्शन स्टार्ट की थी और जिसको अभी भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो वो अच्छी खासी कलेक्शन हो गई है,
और उसमें जो ब्लॉक्स हैं हर एक यूएस इशू के वो मेरे पास है, फर्स्ट डे कवर्स हैं और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। कहते प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कौन थे? प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो थे वो 1933 से लेकर 1945 तक यूएस के प्रेसिडेंट रहे थे एंड ही वाज द 32nd प्रेसिडेंट। वो 32nd प्रेसिडेंट थे और 3 टाइम्स वो इलेक्ट होकर जो था वो प्रेसिडेंट बने थे, मतलब 3 टाइम्स रेगुलरली। एंड देन ही वाज डाइड इन 1945 में वो मरे थे। तो जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे वो कहते हैं कि वो तो प्रेसिडेंट थे, उनको किस बात की इनसिक्योरिटी थी? उनको तो कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन वो भी क्या करते थे? स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे, यानी कि उनकी भी जो हॉबी थी वो स्टैम्प्स कलेक्शन की थी। क्या तुम ये बात जानते हो? एनीवे, हियर इज़ व्हाट हैपेंड ऑफ एट ग्रैंड सेंट्रल। कहती कोई बात नहीं, अब मैं बताता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था ग्रैंड सेंट्रल पे। उस दिन हुआ क्या था एक्चुअली, देन ही इज़ रिमाइंडिंग अबाउट द इंसिडेंट। वन नाइट last summer I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment. कहते हैं कि एक रात को, मतलब पिछले समर्स की बात है, पिछली गर्मियों की बात है, पिछले साल गर्मियों की बात है, एक रात को मैंने, मतलब एक दिन रात तक मैंने थोड़ा लेट तक अपने ऑफिस में काम किया, इसीलिए मुझे थोड़ी सी जल्दी थी घर जाने की। अपटाउन टू माई अपार्टमेंट इज़, अपटाउन होता है कि पार्ट ऑफ टाउन्स, जो कि मेन एरिया होता है उससे थोड़े से दूर होते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं। तो कहते हैं कि मेरे को अपना जो घर था, अपना अपार्टमेंट था, जो मेरा अपटाउन था, जो मतलब मेन एरिया से थोड़ा सा दूर सिटी में मेरा घर था अपार्टमेंट, वहाँ पर जाने के लिए मेरे को थोड़ी सी जल्दी थी। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं क्या कैच करूँगा, सबवे। सबवे, व्हाट इज़ इट मीन बाय सबवे? सबवे मीन्स अंडरग्राउंड रेल। जो रेल्स अंडरग्राउंड चलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सबवे। तो कहते हैं कि मैंने डिसाइड किया कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ से मैं एक सबवे कैच कर लूँगा, बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि वो जो सबवे है वो किससे तेज़ चलती है? बस से तेज़ चलती है। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। कहता है कि अब मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ही क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गाय नेम चार्ली। मैं सिर्फ एक आम आदमी हूँ और जिसका नाम क्या है? चार्ली। 31 ईयर्स ओल्ड, 31 ईयर्स का हूँ मैं। एंड आई वॉज वियरिंग अ टैन गार्बेडाइन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। कहते उस दिन मैंने बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ नहीं पहना था। टैन मीन्स ब्राउन कलर, और जो होता है ना, कहते ब्राउन कलर का गार्बेडाइन होता है, मतलब जो वुलन काइंड ऑफ फैब्रिक से बना हुआ होता है, क्लोजली वुवन, एक नॉर्मल सा फैब्रिक होता है। कहते हैं वो जो नॉर्मल सा फैब्रिक था और ब्राउन कलर का जो मैंने सूट पहना हुआ था उस दिन, और एक स्ट्रॉ हैट, मतलब हैट के नीचे जो वो स्ट्रॉ लगी हुई थी, कहते स्ट्रॉ से बना हुआ जो हैट था वो मैंने पहना हुआ था, जिसकी एक फैंसी बैंड थी। कहता आई वॉज लुकिंग वेरी ऑर्डनरी, मैं बहुत ऑर्डनरी लग रहा था उस दिन, और मुझे नहीं पता कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ है नहीं मेरे अंदर, और मेरा नाम चार्ली है, मैं 31 ईयर्स हूँ, और मैंने उस दिन बहुत ही नॉर्मल सी ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें कि टैन, मतलब ब्राउन कलर का एक सूट पहना हुआ था, स्ट्रॉ से बना हुआ हैट, और जिसका एक फैंसी सा बैंड था। आई पास ए डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी। कहते हैं कि मैं दर्जनों ऐसे लोगों के पास से गुजरा जो कि बिल्कुल मेरे जैसे दिख रहे थे, यानी कि इतने ही ऑर्डिनरी दिख रहे थे जितना कि मैं था। मतलब मैं कुछ, वो यही बताना चाह रहा था कि मैं कुछ एक्सेप्शनल नहीं दिख रहा था, और मेरे अंदर कुछ ऐसा एक्सेप्शनल नहीं था जो दूसरे लोगों से अलग था। तो आई वॉज जस्ट लुकिंग एज ऑर्डनरी एज द अदर पीपल वर लुकिंग। ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू कन्वे दैट। एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनी थिंग। कहता है उस दिन मैं किसी भी चीज़ से भागने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। मैं किसके पास जाना चाहता था? अपनी जो वाइफ लुइसा है उसके पास जाना चाहता था। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिट एवेन्यू। जो वेंडरबिट एवेन्यू एक प्लेस का नाम है। कहता है कि वहाँ से जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, मैं उसकी तरफ मुड़ा एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। और वहाँ से मैं जो फर्स्ट लेवल है उनकी सीढ़ियों, स्टेप्स मतलब यहाँ पे क्या है? सीढ़ियाँ। जो फर्स्ट लेवल पर पहुँचने के लिए मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा।
वे यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ से कि मतलब आप जो 20th सेंचुरी की ट्रेन्स है वो कैच कर सकते हो, यानी कि जो मॉडर्न ट्रेन्स हैं उनको आप कैच कर सकते हो. देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल. उसके बाद मतलब अनदर फ्लाइट, फ्लाइट इज़ अ फ्लाइट इज़ अ नाउन. फ्लाइट कौन सा नाउन है? फ्लाइट इज़ अ नाउन दैट वी आर यूजिंग फॉर अ ग्रुप ऑफ स्टेयर्स. जब हम सीढ़ियों के बहुत सारे सीढ़ियों के जो ग्रुप ऑफ स्टेयर्स के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ नॉन एज फ्लाइट. वो कहता है कि when you take trains like the 20th century, then I walk down another flight of the second level. कहता है उसके बाद मैं कुछ और सीढ़ियाँ उतरा सेकेंड लेवल पे पहुँचने के लिए. where the suburban trains leave from, जहाँ पे कि जो suburban ट्रेन्स है. सब अर्बन मतलब जो दूर दराज जो इलाके हैं वहाँ तक पहुँचने की जो ट्रेन्स है, यानी कि टाउन्स में जाने की जो ट्रेन है, जहाँ मतलब उस स्टेशन पर मैं पहुँच गया जहाँ से मतलब मुझे वो ट्रेन मिल सकती थी, जहाँ कि किसकी तरफ जाती थी, सब अर्बन एरियाज़ की तरफ, टाउन्स की तरफ. डक्ड इनटू एन आर्क डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट. कहते हैं कि डक्ट मीन्स झुक कर किसी चीज़ के अंदर घुस जाना. आर्क मतलब जो वो जैसे आर्क लगाते हैं ना हम ज्योमेट्री में, कंपास से आर्क लगा देते हैं तो वो सेमी सर्कल काइंड ऑफ बनते हैं. कहते हैं ऐसी जो सेमी सर्कल जो एक डोरवे था उसके अंदर मैं घुसा, झुककर घुसा, और फॉर हेडिंग फॉर द सबवे, ताकि मैं अपनी जो सबवे है, जो ट्रेन है, उसको कैच कर सकूं. एंड गॉट लॉस्ट. जैसे ही मैं उस आर्क में घुसा तो मैं गुम हो गया. मीन्स ही वाज सेइंग दैट आई वाज लॉस्ट, और मैं रास्ता भूल गया एंड आई वाज लॉस्ट समवेयर. दैट्स ईजी टू डू. कहते हैं कि वो बहुत आसान था ऐसा होना. आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स. कहते हैं ऐसा नहीं था कि मैं वहाँ पर पहली बार गया था, मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे मतलब कम से कम 100 बार जा चुका था. बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स. कहते लेकिन मैं जब भी वहाँ पर जाता था तो हमेशा, बम्पिंग मीन्स मीटिंग बाय चांस, तो हमेशा ही मैं मतलब जो नए डोर्स वहाँ पे बने हुए थे, जो नए कॉरिडोर्स यानी कि जो लॉबीज़ वहाँ पे बनी हुई थी, नए नए दरवाजे जो वहाँ पे बने हुए थे, तो कहते हैं हर बार मुझे ना कुछ नए जो डोरवेज होते थे, मतलब रास्ते में जाने के जो दरवाजे होते थे वो मिल जाते थे. कुछ स्टेयर्स, सीढ़ियाँ हर बार नई बन जाती थी, कुछ कॉरिडोर्स नए बन जाते थे, यानी कि हर बार मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस उसको मिलते थे. कहते हैं कि वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इनटू द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल. कहते हैं कि पहली बार नहीं हुआ था जब मैं गुम हो गया था. इससे पहले भी एक बार मैं एक ऐसी टनल में घुस गया था जो कि कम से कम 1 माइल लंबी थी, और जैसे ही मैं उसके अंदर घुसा था तो मैं कहाँ पर बाहर निकला था, आई जस्ट केम आउट इन द रूजवेल्ट होटल. जो रूजवेल्ट होटल था उसकी लॉबी में मैं बाहर निकला था. यानी कि उस दिन भी उसने वो सबवे कैच करने के लिए वो सेंट्रल स्टेशन पे गया था, वो एक डोरवे में मतलब उसने एंटर किया होगा, मतलब एक टनल, एक जो सुरंग थी उसमें एंटर कर गया, और फिर जो वो गुम हो गया. और उसके बाद जब वो बाहर निकला तो कहाँ पर बाहर निकला था, रूजवेल्ट होटल के लॉबी में. कहते हैं अनदर टाइम आई केम अप इन एंड ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट. कहते हैं कि एक बार और ऐसा हुआ था कि जैसे मैं वहाँ पर गया तो मैं एक ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर निकला ऑन 46th स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे, जो कि सेंट्रल जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था उससे 46th स्ट्रीट में, मतलब जो 46th स्ट्रीट थी जो कि उससे 3 ब्लॉक्स दूर वो जो स्ट्रीट थी, वहाँ पर मैं एक ऑफिस की बिल्डिंग के सामने निकला था. यानी कि दैट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट ही वाज लॉस्ट ऑन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. ऐसा पहली बार नहीं था कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे गुम हो गया था. इससे पहले भी 2 इंसिडेंट उसके साथ हो चुके थे. एक बार वो एक टनल में घुस गया था, और उसके बाद वो कहाँ पर निकला था, रूजवेल्ट होटल की लॉबी में. सेकेंड टाइम वो ऐसे एक बार और फिर से घुस गया था, तो एक ऑफिस की जो बिल्डिंग थी वो उसके बाहर निकला था. 46 स्ट्रीट में थी वो ऑफिस की बिल्डिंग. दैट वाज 3 ब्लॉक्स अवे, जो कि उससे 3 ब्लॉक्स अवे थी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर.
समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री। कहते हैं कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वो जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो किसकी तरह ग्रो कर रहा है, एक पेड़ की तरह। जैसे ट्री ग्रो करता रहता है तो इसी तरीके से जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो भी ग्रो कर रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। कहते हैं कि जो नए कॉरिडोर्स हैं, जो नए कॉरिडोर्स, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, जो नए कॉरिडोर्स हैं और जो नई सीढ़ियाँ हैं वो हर बार ऐसे ही बढ़ती रहती हैं जैसे कि जो ट्री होता है उसके जो जड़ें होती हैं ना, रूट्स होती हैं, वो ग्रो करती रहती हैं। तो इसी तरीके से जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसके जो स्टेयर केसेस हैं, कॉरिडोर्स हैं, वो इसी तरीके से ग्रो करते रहते हैं। There is probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now on its way to Times Square. कहता है कि शायद एक बहुत लंबी टनल है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है, जो कि मतलब जो पूरी सिटी है उसके नीचे से गुजरती है अभी भी। ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, जो कहाँ पर जाती है, उसका रास्ता किस तरफ है, टाइम स्क्वायर की तरफ है। एंड मे बी अनदर टू द सेंट्रल पार्क, वो कहता है, या फिर उसका जो दूसरा रास्ता है वो किसकी तरफ जाता है, सेंट्रल पार्क की तरफ जाता है। कहता है कि वो जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो बिल्कुल पेड़ की तरह ही बढ़ता जा रहा है। उसके जो कॉरिडोर्स हैं, जो लॉबीज़ हैं और जो स्टेयर केसेस हैं वो ऐसे ही बढ़ रही हैं जैसे कि जो एक पेड़ होता है उसकी जड़ें बढ़ती रहती हैं। कहते हैं कि देयर इज़ प्रॉबेबली मीन्स किसी भी चीज़ के होने की जो संभावना होती है। कहते हैं कि शायद एक लंबी सी टनल है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है, अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, जो कि अभी भी अपना जो रास्ता है वो सिटी के नीचे से बनाती हुई जा रही है। और उसका जो रास्ता है वो किस तरफ जाता है, टाइम स्क्वायर की तरफ, और जो मे बी अनदर जो दूसरा वो किसकी तरफ जाता है, सेंट्रल पार्क की तरफ। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट। कहते हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं पिछले काफ़ी सालों से जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वहाँ से एग्ज़िट लेते हैं, वहाँ से निकलते हैं। अ वे टू एस्केप, कहते हैं वो सबसे अच्छा तरीका है वहाँ से भागने का। कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के नीचे जो पूरी टनल बनी हुई है, अकॉर्डिंग टू द नैरेटर, अकॉर्डिंग टू द चार्ली, कहते हैं कि वो सबसे अच्छा तरीका है भागने का। और वो जो टनल है वो या तो टाइम स्क्वायर पे जाती है या फिर सेंट्रल पार्क के बाहर निकलती है। एंड दैट इज़ द बेस्ट वे टू एस्केप, और मतलब वो सबसे अच्छा रास्ता है वहाँ से भागने का, वहाँ से एस्केप करने का। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इन टू। कहते कि शायद इसीलिए मतलब जो एक ऐसी ही टनल है जो कि मतलब बाहर निकलती है, उसके अंदर मैं घुस गया था। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। कहते हैं लेकिन जो ये मेरी फैंटेसी थी, फैंटेसी क्या थी कि जो पूरी सिटी है उसके नीचे से एक टनल जाती है और जो कि एक एस्केप का सबसे अच्छा तरीका है। कहते हैं लेकिन जो ये मेरा आइडिया था ना, मैंने अपने जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है उसके साथ कभी भी शेयर नहीं किया था। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लाउंटिंग डाउनवर्ड। कहते हैं कि जो कॉरिडोर जिससे मैंने शुरू किया था चलना, जिस कॉरिडोर से मैंने शुरू किया था चलना, वो किसकी तरफ मुड़ रहा था, लेफ़्ट की तरफ मुड़ रहा था। एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड, स्लांटिंग में जो उसका स्लोप था वो किसकी तरफ था, नीचे की तरफ था। मतलब लेफ़्ट की तरफ मूव होता जा रहा था और नीचे की तरफ वो चलता जा रहा था। एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग। कहता है कि और मुझे लगा कि वो जो रास्ता मैंने पकड़ा है वो कैसा है, गलत है। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं फिर भी चलता रहा। All I could hear was the empty sound of my own footsteps and I did not pass a soul. कहते कि जैसे ही वो जो कॉरिडोर में उसके अंदर बम्प किया था और वो एकदम से गुम हो गया था, तो कहते कि वो जो कॉरिडोर जिसमें वो चल रहा था तो उससे वो लेफ़्ट की तरफ मुड़ गया और जो उसका स्लोप था वो नीचे की तरफ था। एक बार तो उसे लगा कि वो गलत जा रहा है, लेकिन वो फिर भी चलता रहा। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ऑन फुट स्टेप। कहता मैं जो कुछ भी सुन सकता था वो सिर्फ मेरे जो चलने, पैरों के चलने की आवाज़ थी, उसकी साउंड मुझे आ रही थी। यानी कि वहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ उसके जो अपने फुट स्टेप्स थे उसको बस उसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। आई डिड नॉट पास अ सोल। कहता मेरे पास से कोई भी इंसान नहीं गुजरा। पास अ सोल मीन्स कोई भी आत्मा, कोई भी इंसान मेरे पास से नहीं गुजरा था जब उस टनल से मूव कर रहा था। Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space and people talking.
कहते हैं उसके बाद जो एक हॉलो रोड, हॉलो मीन्स खाली जगह पर जो गरजने की आवाज़ आती है, तो कहते हैं कि जो आगे खाली जगह से मुझे कुछ आवाज़ें आ रही थी, इसका मतलब ये था कि वहाँ पे एक ओपन स्पेस है, वहाँ पे एक खुला स्पेस है जहाँ पे कि जो लोग हैं वो बातें कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, कहते हैं कि वो जो सुरंग थी वो एकदम से लेफ़्ट की तरफ मुड़ गई। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड कम आउट ऑन द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। कहता है कि मैं शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स मतलब कुछ ही सीढ़ियाँ और नीचे उतरा, और जो मैं था वो कहाँ पर पहुँच गया, थर्ड लेवल पे पहुँच गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर। कहते हैं कि एक बार तो मुझे लगा कि शायद मैं सेकेंड लेवल पे हूँ, लेकिन मैंने देखा कि वो जो रूम था वो बहुत छोटा सा था। देयर वर फ्यूअर टिकट काउंट विंडोज़ एंड ट्रेन गेट्स। कहता है वहाँ पर सिर्फ कुछ ही टिकट की विंडोज़ थी, जहाँ से टिकट खरीदते हैं ना, वो वाली विंडोज़। कहते हैं कि उसने देखा कि वो जो रूम था वो बहुत छोटा सा था, उसमें कुछ ही टिकट विंडोज़ थी और कुछ ही ट्रेन गेट्स थे। ट्रेन गेट्स मतलब उन गेट जहाँ से निकल कर हम ट्रेन को कैच करते हैं, कुछ ही ट्रेन गेट्स थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। और जो इन्फॉर्मेशन बूथ था, इंक्वायरी बूथ जो बनाया हुआ था वो सेंटर में उस रूम के, वो किससे बना हुआ था, लकड़ी से बना हुआ था, और वो बहुत पुराना दिख रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर। कहता है कि और जो इंसान बैठा हुआ था बूथ के अंदर, उसने क्या पहने हुए थे, ग्रीन आई शेड। ग्रीन आई शेड में जो ग्रीन कलर के स्पेक्स उसने लगाए हुए थे, उसने जो ग्रीन आई शेड्स थे वो पहने हुए थे, और लंबे लंबे जो स्लीव प्रोटेक्टर्स जैसे देखे होंगे ना, वो जो टीसी वगैरह होते हैं, टिकट चेकर्स, वो उनकी ड्रेस देखिए तो आगे वो जो स्लीव प्रोटेक्टर्स जो है ना, उनकी अलग सी ड्रेस होती है, स्लीव्स के आगे वो एक पैचेस डिफरेंट कलर के लगे होते हैं, तो उसको उसने स्लीव प्रोटेक्टर बोला है। तो कहता है कि उसने जो स्लीव प्रोटेक्टर्स थे वो पहने हुए थे। द लाइट वो डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। कहते जो लाइट थी वहाँ पे उस रूम में वो बहुत ज़्यादा डिम थी और फ्लिकर कर रही थी। फ्लिकर में झपझपाना, चपकना, तो वो वेव करना मतलब। तो वो जो लाइट थी वो बहुत ज़्यादा फ्लिकर कर रही थी, बहुत ज़्यादा मतलब स्टेबल नहीं थी, और वो हिल रही थी। देन आई सॉ वाई। कहता है उसके बाद मैंने देखा कि क्यों ऐसा था। देवर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। वो कैसी थी, ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट नहीं थी। वो कैसी लाइट थी, जो फ्लेम होती है ना, गैस सिलेंडर्स के ऊपर जो वो मोमबत्ती टाइप जलती रहती है। तो कहते हैं वो जो गैस लाइट्स थी वो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी, और वो जो फ्लेम थी वो फ्लिकर कर रही थी, वो हिल रही थी, इसलिए जो लाइट थी वहाँ पर स्टेबल नहीं थी। वो जो रूम था वो काफ़ी डिम था। दैट मीन्स ही हैज़ रीच एट द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, उसको कैसे पता चला कि वो थर्ड लेवल था। एक बार तो उसको लगा कि वो सेकेंड लेवल ही है, बट वो जो रूम था वो काफ़ी छोटा था, यानी कि वो बहुत पुराना सा रूम था। बीच में जो टिकट का इंक्वायरी बूथ बना हुआ था वो भी वुड का था, और जो लाइट थी वो फ्लिकर कर रही थी, वो झपझप कर रही थी। उसने जब नोटिस किया कि वो ऐसा क्यों है, तो उसको पता चला कि वो ओपन गैस फ्लेम वाली लाइट है, इसलिए वो ऐसे फ्लिकर कर रही है, इसलिए वो ऐसे वेव कर रही है। देन ही गेट टू नो दैट ही इज़ एट द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। देवर ब्रास स्पिटून्स। स्पिटून्स मतलब जिसके अंदर हम स्पिट करते हैं, थूकते हैं। कहते हैं वहाँ पे ब्रास के स्पिटून्स थे, ब्रास के ऑन द फ्लोर के ऊपर ब्रास के स्पिटून्स रखे हुए थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई। कहते हैं जो स्टेशन था उसके अक्रॉस, उसके दूसरी तरफ ग्लिंट में एकदम से फ्लैश ऑफ लाइट। कहते हैं जो फ्लैश ऑफ लाइट थी उसने मेरे जो अट्रैक्शन था, जो मेरी आँखें थी, उसको अपनी तरफ खींचा। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। एक जो आदमी था उसने अपनी जो गोल्ड वॉच थी, सोने की जो घड़ी थी, वो अपनी वेस्ट पॉकेट मतलब जो उसकी बनियान की जो पॉकेट थी उसमें से उसने वो जो गोल्ड वॉच थी उसको निकाला। ही स्नैप्ड ओपन द कवर। स्नैप्ड ओपन मीन्स ओपन क्विकली। और उसने जो गोल्ड चेन थी उसका जो ऊपर का कवर था उसको एकदम से बहुत जल्दी से ओपन किया। ग्लांस्ड एट हिज वॉच इन फ्राउन। उसने जो अपना वॉच थी उसको देखा।
ग्लैंस मीन्स लुक क्विकली, उसकी तरफ देखा एंड देन ही फ्राउन, फ्राउन मीन्स जब हम अपनी आईब्रोज को चढ़ा लेते हैं, तो उसने फ्राउन किया। ही वोर अ डर्बी हैट, उसने एक डर्बी हैट पहना हुआ था। अ ब्लैक 4 बटन सूट, और ब्लैक कलर का सूट पहना होता है जिसके अंदर 4 बटन थे, यानी कि जो पुराने स्टाइल के सूट्स होते थे ना उसमें 4 बटन्स होते थे, आजकल तो 2 ही आते हैं। तो कहते हैं उसने जो ब्लैक 4 बटन का सूट पहना हुआ था एंड टाइनी लेपल्स, लेपल्स होता है अ पार्ट ऑफ कोट दैट फ्रंट फोल्डेड बैक। देखा ना जो कोट के ऊपर पॉकेट बनी होती है, कई बार उसके ऊपर कवर आता है, मतलब वो बटन्स लगे होते हैं उस पॉकेट के ऊपर, उसको बंद करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, लेपल्स बोलते हैं। कहता है कि 4 बटन सूट विद अ टाइनी लेपल्स एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मॉस्टेचेस। कहता है कि और उसकी जो बड़ी बड़ी ना ब्लैक कलर की हैंडल बार जैसे देखा होगा ना गांव में भी, वो कई बार वो साइड की जो मूछें होती हैं उसको फोल्ड कर लेते हैं, मतलब रोल कर लेते हैं। तो कहते हैं ऐसी उसकी जो बड़ी बड़ी ना हैंडल बार वाली मूछें थी, मॉस्टेच मीन्स मूछें थी। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like the 1890 something। कहते उसके बाद मैंने नोटिस किया कि जितने भी लोग थे ना स्टेशन के ऊपर, सब ने जो ड्रेसेस पहनी हुई थी वो कौन से टाइम की पहनी हुई थी, यानी कि पुराने टाइम की पहनी हुई थी। 1819 में जो फैशन हुआ करता था और उस फैशन के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को ड्रेसअप किया हुआ था। आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड्स, कहता है कि मैंने पहले कभी भी इतनी दाढ़ी नहीं देखी थी। साइड बन्स में जो कलम होती हैं लंबी लंबी, कहते इतने साइड बन्स नहीं देखे थे और इतनी फैंसी मॉस्टैचेस नहीं देखी, इतनी फैंसी मूछें नहीं देखी थी अपनी लाइफ में। अ वुमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, एक जो वुमेन थी वो ट्रेन गेट से बाहर निकलती हुई आती है। शी वोर ए ड्रेस विद लेग्स ऑफ मटन स्लीव्स, उसने जो ड्रेस पहनी हुई है वो कैसी स्लीव्स वाली है, मटन स्लीव्स। मटन स्लीव्स होती हैं जैसे आपने देखा होगा ना, जो सूट्स पे भी कई बार बनवा लेते हैं, ऊपर से जो लूज़ होती है और नीचे से जो स्लीव्स जो बाजू टाइट होती है ना उसको मटन स्लीव्स बोलते हैं। कहता है कि उसने जो ड्रेस पहनी हुई थी, उसने ऐसी ड्रेस पहनी हुई थी जैसे कि जो मटन स्लीव्स वाली लेग ऑफ मटन स्लीव्स, जैसे कि जो मटन स्लीव्स मटन का लेग होता है ना उस जैसे स्लीव्स की उसने ड्रेस पहनी हुई थी। एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज़, और स्कर्ट पहनी हुई थी और उसके ऊपर उसने जो हाई बटन मतलब लंबे लंबे शूज़ पहने हुए थे जिसके ऊपर काफ़ी सारे बटन थे। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, कहता है कि उसके पीछे आउट ऑन द ट्रैक, जो ट्रैक था जिसके ऊपर ट्रेन चलती है उसके ऊपर मैंने देखा, आई कॉट अ ग्लिम्स मतलब मैंने एक झलक देखी किसकी, लोकोमोटिव। लोकोमोटिव मीन्स इंजन, जो पुराने टाइम के इंजन होते थे। अ वेरी स्मॉल कुरियर एंड ईव्स लोकोमोटिव विद अ फनल शेप स्टैक एंड देन आई न्यू, कहता है कि वो छोटा सा कुरियर एंड ईव्स का लोकोमोटिव था, इंजन था, विद अ फनल शेप, फनल मतलब जो कीप होती है उसकी शेप का जो उसका स्टैक था, फनल शेप स्टैक मतलब जो उसकी चिमनी थी वो किसकी शेप की थी, फनल यानी कि कीप की शेप की थी। एंड देन आई न्यू, कहता है उसके बाद मुझे पता चला, क्या पता चला कि दैट ही वॉज ऑन अ 3rd लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। टुडे वी विल डू दिस मच ओनली, आज हम इतना ही करेंगे, रेस्ट वी विल डू टुमारो। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर, सबको समझ में आया होगा। स्टिल इफ़ यू आर हैविंग प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एनी टाइम। Thank you and have a nice day.